या स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस करेंगे अपन। अपना मार्केट कितने काइंड ऑफ मार्केट होते हैं और हमने उसमें क्या क्या किया था कि काइंड्स ऑफ मार्केट, लार्ज कैप, मिड कैप क्या होते हैं, अलग अलग निफ्टी के जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे हमने देखे थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। कल हमने देखा था कि फंडामेंटल और टेक्निकल में क्या डिफरेंस है, तो फंडामेंटल और टेक्निकल का डिफरेंस हमें पता चला था। आज और अभी से ये जो थर्ड क्लास है अपनी, इससे हम लोग अभी से बस प्योर एंड प्योर टेक्निकल ही पढ़ेंगे। इसमें फंडामेंटल की कोई बात नहीं की जाएगी। यू डोंट हैव टू सी द कंपनी बैकग्राउंड, ओनली वी वर्क ऑन द प्राइस एक्शन। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है? जिसमें हम प्राइस को समझ के प्राइस पे काम करते हैं। ठीक है। इस टेक्निकल एनालिसिस इज अ मेथड टू टेक एंट्री एंड एग्जिट इन एनी स्टॉक या स्क्रिप्ट। स्टॉक्स को ही हम लोग स्क्रिप्ट भी बोलते हैं, स्क्रिप्ट नहीं स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, कभी कभी स्टॉक्स बोलते हैं, कभी कभी स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है एंट्री और एग्जिट के लिए, कि आपको कोई भी स्टॉक जो है आपका, वो आपको कब उसमें एंट्री लेनी है, कब आपको बाय करना है, और कब उस पे से एग्जिट हो जाना है। तो ये सारा जो एनालिसिस है वो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब एक केस स्टोरी पे बात करते हैं। लेट्स से कि मैं एक शॉपकीपर हूँ। ठीक है, और मेरा एक शॉप है, ऐसे ही छोटा सा शॉप है ग्रोसरी वगैरह का। ठीक है, और मैं ग्रोसरी के आइटम्स में मैंने लेज भी रखा हुआ है। लेज के पैकेट आते हैं ना जो बच्चे खाते हैं, वैसे अपन भी खाते हैं लेकिन बच्चे बदनाम है खाने के लिए। तो क्या होता है कि मेरा एक वेंडर होता है, वो मुझे अ, आता है और लेस दे के जाता है एक सर्टेन प्राइस पे, से कि वो मुझे 18 रुपीज पे दे के जाता है। मैं उस पे 2 रुपीज का अपना प्रॉफिट ऐड करती हूँ और मैं 20 रुपीज पे लेस के पैकेट को सेल करती हूँ। ठीक है, ऐसा करती हूँ मैं। फिर क्या होता है कि वो वेंडर नेक्स्ट मंथ आता है और बोलता है कि मैम इस बार तो मैं 18 पे नहीं दे पाऊंगा, इस बार आप 19 पे ले लो और आप सेल करो। तो मैं उसको बोलती हूँ, अरे यार 19 पे कैसे होगा? 19 से तो मेरा जो प्रॉफिट का मार्जिन है, जो रिवॉर्ड है, वो तो मेरा कम हो गया। तो फिर मैं क्या बनाऊंगी उसमें? मेरा प्रॉफिट ही नहीं बनेगा ना। मुझे बस 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, बस रिवॉर्ड मुझे बहुत ही कम मिल रहा है। तो बोलता है कि नहीं, अभी कंपनी ने तो प्राइस इंक्रीज कर दिया है, तो चलो तो मैं आपको कम प्राइस पे नहीं दे सकता हूँ, प्रीवियस प्राइस पे नहीं दे सकता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, तो आप एक काम करो, आप मुझे मत दो लेस। फिर बाकी जो भी उस एरिया में शॉपकीपर्स थे, सबने उससे, उस वेंडर से लेस लेना बंद कर दिया। तो कंपनी को ये बात पता चली कि अरे यार, अब तो उस वो जो पर्टिकुलर एरिया है, दे आर नॉट टेकिंग लेस फ्रॉम अस। वाई? क्योंकि क्या हुआ है कि कंपनी ने प्राइस इंक्रीज कर दी है और जो शॉपकीपर है उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो गया है। तो फिर वो 3 महीने बाद वो फिर से आता है और बोलता है कि मैम आई एम रेडी टू गिव यू एट 18। मैं रेडी हूँ, आपको मैं 18 पे देता हूँ। तो मैं बोला हाँ भाई। तो फिर वो पूछता है कि आपको लेना है क्या? मैं बोला हाँ दे दे, 100 पैकेट दे दे तो मुझे। तो फिर बोलता है पहले तो आप नहीं लिए। तो मैं बोला कैसे लूंगी मैं आपसे, आप बताओ। मेरा मार्जिन जो प्रॉफिट है, मैं बिजनेस जो कर रही हूँ प्रॉफिट के लिए, वो तो मेरा डिटोरिएट हो गया ना। और ये हायर प्राइस है, हायर प्राइस पे मैं नहीं खरीदूंगी। और ऐसा हुआ कि सबने बंद कर दिया। तो फिर कंपनी को क्या डिसीजन लेना पड़ा कि ठीक है, हम प्राइस को लो कर देते हैं और जो प्रीवियस प्राइस थी उसी को फिर से हम लोग लागू कर देते हैं। तो सबने फिर उस एरिया में भी ले लिया, मैंने भी ले लिया, और फिर से ले इसकी सेलिंग होने लगी, अच्छी सेलिंग होने लगी। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं, ये एक ऐसा ही छोटा सा एग्जाम्पल है, इससे हम लोग क्या समझते हैं कि कभी भी कोई भी स्टॉक है ना, अगर वो हाई प्राइस पे है तो प्लीज डोंट बाय। उससे क्या होगा ना कि आप प्रॉफिट जितना आप ज्यादा बना सकते थे ना, आप वो बना नहीं पाओगे। वो नहीं बनाओगे तो फिर आपके उसमें रिस्क के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे। जैसे कल मैंने बोला था कि आपका रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो फिक्स होना चाहिए। ये नहीं कि मैं 1 रुपए का रिस्क ले रही हूँ तो मैं 1 रुपए का प्रॉफिट भी उस पे जनरेट करूंगी। तो फिर वो नल एंड वॉइड केस हो गया, उसमें मुझे कोई प्रॉफिट ही नहीं होने वाला है।
क्यों? क्योंकि लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप ये प्रोसेस करोगे, मान लो मैंने 5 ट्रेड लिया, 5 ट्रेड में मैंने क्या किया कि 1 रुपए मेरा 1:1 का मैंने प्रॉफिट लिया। मैंने डिसाइड करके चला मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट ही करना और 1 रुपए का रिस्क लेना। मैंने 5 ट्रेड लिया, उसमें से मेरे 3 ट्रेड गलत हो गए, तो मैंने कितना लॉस किया? 3 रुपीज लॉस किया। लेकिन बनाया मैंने कितना? 2। तो मैं अभी भी ओवरऑल आई एम इन नेगेटिव, -1 में हूं मैं। ठीक है। लेकिन अगर आप मान लो कि अगर आप, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है 1:3, ठीक है, तब आपने 5 ट्रेड लिए। 5 ट्रेड में से आप 3 ट्रेड फिर से गलत हो गए, आपके 2 ट्रेड ही सही हुए। तो 3 ट्रेड्स में जो आप गलत हुए, तो आपका रिस्क फैक्टर कितना था? 1% था। तो कितना माइनस करोगे आप? 3% आपने लूज किया, 3% आपने लॉस किया। लेकिन आपने बनाया किसने? आपने, आपके एक ट्रेड पे आपको 3% का प्रॉफिट हुआ, तो दूसरे पे 6, 2 बचा था मेरे पास। यानी कि अगर आपका रिस्क इज टू रिवॉर्ड रेशियो करेक्ट रहेगा, सही रहेगा, तो आपके 5 ट्रेड में से 3 गलत भी जाते हैं और आप 2 में सही रहते हो, फिर भी आप ओवरऑल कितने में रहोगे? ये 3 2 6 हो गया, और 6 में से ये 3 माइनस कर दो, तब भी आप 3% के प्रॉफिट पे रहोगे ओवरऑल, अगर मैं बस 5 ट्रेड की बात करती हूँ तो। ठीक है, ये एग्जाम्पल सबको क्लियर है एवरीवन? बहुत इजी एग्जाम्पल था यार। एनी डाउट इन दैट? मीन्स इन दिस एग्जाम्पल यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, बिकॉज आई कांट सी एवरीवन, इट्स इन गैलरी व्यू। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से बता देती हूँ। बहुत इजी है ये एग्जाम्पल, बस अपना रिस्क और रिवॉर्ड को समझना है। आई गेस समवन 2 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, अच्छा चलो फिर से करते हैं। ठीक है, देखो, फिर से समझने की कोशिश करते हैं रिस्क और रिवॉर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, और क्यों हमें कोई भी शेयर मार्केट में हाई प्राइस पे बाय नहीं करना है। अगर हम हाई प्राइस पे कोई भी शेयर को बाय करेंगे तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और वो हमें नहीं करना। देखो, कॉम्प्रोमाइज करने का है, अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, नो वरी इन दैट, क्योंकि अपना पैसा यार कोई बात नहीं, 10 दिन के बाद भी आएगा। लेकिन क्या होगा ना, जब ओवर द पीरियड इस चीज को करोगे और मंथ एंड में आप जब कैलकुलेट करोगे, तो आप विन विन सिचुएशन में नहीं रहोगे। फिर आपका जो आएगा ना, तो आपको लगेगा यार मैंने 20 डेज मेहनत की, 20 वर्किंग डेज होते हैं क्योंकि मार्केट मंडे टू फ्राइडे ओपन होता है ना, तो कैलकुलेट करोगे तो 20 वर्किंग डेज होते हैं। तो मैंने 20 घंटे, 20 डेज मैंने मेहनत की, 6 घंटे मैं लैपटॉप के सामने बैठे रही, इतना दिमाग लगा के, इतना टेंशन लेके, इतना ये सब करके, पैसा भी लगाया, टाइम भी लगाया, और जब मेरा जो प्रॉफिट आ रहा है, जो मेरा बन रहा है, उस वो बनेगा 3,000, 4,000, 10,000, तो उससे आप हैप्पी नहीं होने वाले हो, आई एम टेलिंग यू। जब आदमी लगाता है ना, 1 लाख रुपए लगा रहा है, 1.5 लाख या 2 लाख, जो भी आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो जब तक उससे कुछ हैंडसम अमाउंट नहीं आएगा ना, यू आर नॉट गोइंग टू बी हैप्पी। आपको लगेगा यार बहुत मेहनत की, क्या इतना ही पैसे बने, इतने ही पैसे बने। इसीलिए हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ठीक रखना है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को एक बार और समझाती हूँ, आराम से इस बात करेंगे। ठीक है, मान लो आपने 1:1 का आपका रिस्क रिवॉर्ड रखा है। ठीक है, रिस्क मतलब कि कितना मैं उसमें लॉस करने वाली हूँ, रिवॉर्ड मतलब कितना मैं उसमें प्रॉफिट कमाने वाली हूँ। ठीक है, वो 1:1 है कि अगर मेरा कोई ट्रेड गलत जाता है, मेरी एंट्री एग्जिट उसमें गलत होती है, तो मुझे लॉस कितना का होगा? तो 1 रुपए का लॉस होगा, और मैं उससे प्रॉफिट भी कितना जनरेट करूंगी? तो 1 रुपए का जनरेट करूंगी। ठीक है, तो मान लो मैंने 5 ट्रेड लिए, अभी मैं बस ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि मैंने 5 ट्रेड लिए, जिसमें से कि मेरे 2 ट्रेड गलत हो गए। ठीक है, 2 ट्रेड गलत हो गए और 3 ट्रेड सही हुए, तो मैंने प्रॉफिट कितना बनाया? 3 रुपीज का बनाया। और मेरे मेरे क्योंकि 2 ट्रेड गलत हुए थे, तो मेरा लॉस कितने का हो गया? 2 रुपीज का लॉस हो गया। तो मैं ओवरऑल क्या हुआ, मेरे पास बस 1 रुपए का प्रॉफिट बना, 5 में से मेरे बस 1 रुपीज का प्रॉफिट बना। ठीक है, ये क्लियर है? ये फर्स्ट पॉइंट एकदम क्लियर है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस क्या है कि मान लो मैंने ये
डिसाइड करके रखा है कि मैं 3% का प्रॉफिट बनाऊंगी ही बनाऊंगी, और मैं रिस्क लूंगी बस 1 रुपए का। बस मैं लॉस करूंगी 1 ही रुपया, लेकिन मैं जब कमाऊंगी तो मैं 3 रुपए कमाऊंगी। ठीक है। तो मैंने फिर से 5 ट्रेड लिए। उसमें से मेरे इस बार भी 2 गलत हो गए, और 3 में मेरी एंट्री एग्जिट सही रही। ठीक है। तो मेरे 2 ट्रेड गलत हुए। तो मेरे लॉस का परसेंटेज कितना था? 1 रुपया था। तो 1 रुपया इसमें, 1 रुपया इसमें, 2 रुपये इसका लॉस हुआ। ठीक है। और प्रॉफिट मैंने कितना किया? एक पे मेरे 3 3 रुपए का प्रॉफिट है। तो 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो टोटल मैंने प्रॉफिट कितना किया? 9 रुपीज किया, क्योंकि मैंने 2 रुपए का लॉस भी किया था। तो इस 9 में से ये मेरा 2 रुपीज माइनस हो जाएगा। तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट कितना बना? 7 रुपीज बना। ठीक है। और फर्स्ट वाले पॉइंट में क्या हुआ था कि मेरा ओवरऑल प्रॉफिट कितना बना था? बस 1 रुपए का बना था। तो किस क्या के लिए जाओगे? 7 रुपीज के लिए जाओगे या 1 रुपीज के लिए जाओगे? जाहिर सी बात है, 7 रुपीज के लिए जाएंगे ना। क्यों 1 रुपीज के लिए ट्रेड लेंगे, इतना माथापच्ची और इतना मेहनत करेंगे? नहीं। तो हमेशा क्या करना है? इसीलिए ये लेज वाली स्टोरी सुनाई थी। थोड़ा और लंबा हो सकता था, लेकिन उतना मैंने क्रिएट नहीं किया। बस ये है कि ऑलवेज वेट। ट्रेड छूट जाए तो छूट जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं आज ट्रेड करूंगी चलेगा, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू बाय एनी कंपनी ऑन द हाई प्राइस दैट विल कॉम्प्रोमाइज माई प्रॉफिट रेशियो। आपका जो जितना भी प्रॉफिट जनरेट होगा ना, उसको हम लोग को फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वो गलत हो जाएगा, हम लोग अच्छा मनी नहीं जनरेट कर पाएंगे जितना एक्सपेक्टेड है। ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या करता है? हमें हेल्प करता है एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाने में। डिसिप्लिन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। वेट अ मोमेंट, इसको ठीक ही कर लेती हूँ अभी। हाँ, नहीं दिखा रहा है। मुझे भी याद नहीं आ रहा है। DICI होगा ना? DICI, डिसिप्लिन ट्रेडर। ठीक है। हम्म। डिसिप्लिन ट्रेडर बनाता है हमें टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है। अब टेक्निकल एनालिसिस के 3 मेजर पिलर्स होते हैं। 3 मेजर पिलर्स इन द सेंस कि क्या क्या चीजें होती हैं जिससे पूरा ये टेक्निकल एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। सब चीजें पता चल जाए आपको, कहाँ एंट्री एग्जिट लेनी है, कैसा मार्केट है वो समझना है, मतलब बेयरिश है, बुलिश है, कब ट्रेड लेना है। और कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हमें हेल्प करते हैं, दैट आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स होते हैं ना, इंडिकेटर्स जो हमें बता देते हैं पहले। देखो, दो इंडिकेटर्स पहले से तो नहीं बताते, क्योंकि इंडियन मार्केट में अभी तक शायद कोई ऐसा इंडिकेटर नहीं आया जो मुझे पहले से ही बताया देगा कि हाँ ये ऊपर जाने ही वाला है। लेकिन हाँ, जब आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो ओवर द पीरियड यू विल गेट टू नो कि हाँ 80% इट विल गो अप, एंड देर आर ऑलवेज द रिस्क पार्ट, दैट इज 20% ऐसा होगा कि ये नहीं भी ऊपर जाएगा। तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं जाएगा ऊपर तो ठीक है, उतना तो रिस्क लेने के लिए अपन बैठे ही हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में 3 पार्ट हम लोग कवर करेंगे, दैट इज फर्स्ट इज कैंडल, सेकंड वन इज इंडिकेटर्स, जिसमें मैं 1 2 इंडिकेटर्स बताऊंगी जो आप अपने चार्ट पे बस आप उसको पुट कर लेना है, लगा लेना है, और वो आपको बताएगा कि यहाँ पे आपकी एंट्री बन सकती है और यहाँ पे आपको एग्जिट कर देना है। ठीक है। और तीसरा है ट्रेंड। ट्रेंड मैंने बताया था कि मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं। अप ट्रेंड, ओके, सेकंड इज द डाउन ट्रेंड, एंड साइडवेज। हमें या तो ट्रेड लेना है अप ट्रेंड में या तो डाउन ट्रेंड में, कभी भी साइडवेज मार्केट में ट्रेंड नहीं लेना है। साइडवेज मार्केट में ट्रेंड कोई भी स्टॉक लोगे ना, वो जाएगा ही नहीं ऊपर, वो एक ही जगह बैठा रहेगा। ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ठीक है। और चूंकि ये स्विंग ट्रेड है, तो स्विंग ट्रेड हमेशा अप ट्रेंड में ही लेते हैं, बुल मार्केट में ही ले सकते हो। अगर आपको डाउन ट्रेंड का ट्रेंड लेना है तो उसके लिए आपको इंट्राडे करना पड़ेगा, और उस चीज को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। कि पहले आप बेच दोगे, फिर वो नीचे गिर जाएगा 2 रुपए या 4 रुपए, फिर आप उसको बाय कर लोगे। तो वो भी हम लोग इसमें नहीं कवर करने वाले हैं, क्योंकि वो इंट्राडे का पार्ट है। तो इंट्राडे तो अभी वी आर नॉट गोइंग टू कवर इट। चलो, अब सिंपल एक देखते हैं कि कैंडल कैसी दिखती है और कैंडल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। बेसिकली कैंडल कैसी होती है, ठीक है। फर्स्ट आई हैव मेड हियर अ रेड कैंडल। ठीक है। कैंडल 2 कलर्स में आती है, एक रेड और एक ग्रीन। रेड कैंडल को
हम लोग डिनोट करते हैं बियरिश कैंडल से। रेड कैंडल को ही हम लोग वीक कैंडल भी बोलते हैं, कि वीकनेस है मार्केट में। जब भी कोई बात कर रहा है ना कि अरे यार आज मार्केट बहुत वीक था या मार्केट बहुत बेयरिश था, इट मीन्स कि उसमें बहुत सारी रेड कैंडल्स बनी है। और रेड कैंडल्स बनने का मतलब कि बहुत सारे सेलर्स आए। सेलर्स जो कि बस बिलीव करते हैं कि मुझे बेचना है, मतलब पैनिक हो गए या कुछ हो गया मार्केट में, या नॉर्मली भी अच्छा मार्केट नहीं चल रहा है तो चलो सेल करके पैसा कमा लेते हैं। इंट्राडे वाले लोग भी शॉर्ट सेलिंग जो करते हैं। तो पहला कैंडल है हमारा बेयरिश कैंडल। ठीक है। अब एक चीज ये मैं कैसे बताऊं। देखो, ये जो कैंडल के ऊपर नीचे आपको दो दिख रहा होगा ना, ये ब्लैक कलर की लाइंस जो मैंने बनाए हैं, दिस आर कॉल्ड द विक। ये कैंडल का हम लोग इसको विक बोलते हैं, विक का पार्ट। कभी कभी ये कैंडल में बहुत लंबी होती है ऊपर और नीचे, कभी कभी कैंडल में ये छोटी होती है, कभी कभी नहीं भी होती है। ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज देयर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में कैंडल में ये विक होता ही होता है। अभी देखो, ये मेरा एक रेड कैंडल है। ठीक है। इसमें विक का ये पॉइंट, ऊपर का पॉइंट, लेट मी ट्राई, मैं इसको बना के दिखा पाऊँ। ठीक है। देखो, मैंने एक ये लाइन ली है और लाइन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। तो ये जो लाइन है, ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, देखो ये पॉइंट, ये जो है, मतलब कि ये जो स्टॉक का प्राइस है, ये ना यहाँ तक गया था। थोड़ा ये और नीचे आना चाहिए, मतलब इसमें टच करना चाहिए, बट ये अप्रोप्रिएट नहीं है इसीलिए नहीं टच हो रहा है। ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, मतलब ये जो किसी पर्टिकुलर ये कोई भी स्टॉक रहा होगा, ये इतने नंबर तक गया था। लेट्स से कि ये जो, एक मिनट बताती हूँ मैं। ठीक है। मान लो ये जो प्राइस है, ये मेरा प्राइस है 110। तो ये मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक ले लेती हूँ, मैं उसके प्राइस के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है। तो ये एक स्टॉक है मेरा, कोई भी XYZ स्टॉक है, तो इसने हाई बनाया, कितने हाई, कितने का हाई बनाया, तो 110 रुपीज का ये हाई बनाया। लेकिन ये हाई से यहाँ पे नीचे आ गया। नहीं, नीचे आ नहीं गया। हाई से क्या हुआ, ये जब ये क्लोज हुआ, तो इसकी जो प्राइस थी वो 110 तो ऑब्वियस नहीं थी, क्योंकि ये तो बहुत ऊपर है। ठीक है। तो इसकी प्राइस क्या थी, लेट्स से इसकी प्राइस थी, क्लोजिंग प्राइस थी इसकी 90 रुपीज। ठीक है। और किसी भी समय में दिन के किसी भी समय का मतलब कि मार्केट आवर्स में, जब 9:15 बजे से 3:30 बजे का मार्केट जब चल रहा था, तो किसी भी समय में इस प्राइस का लो बना था 80 तक। ठीक है। और एक ये ओपन भी लिखा हुआ है ना मैंने, तो ओपन भी समझाती हूँ। ओपन का भी एक प्राइस अपन बना लेते हैं। ओपन हुआ था, चलो लेट्स से इसको 100 पे करते हैं। इस तो ओवर ओवर हो गया, ओवर। क्लोज यहाँ पे बनाती हूँ। बस ध्यान देना, ये दो कैंडल समझ में आ गया ना, तो फिर आगे का बहुत इजी हो जाएगा। क्लोज हम लोग करेंगे 9090 पे। अरे यार, इतना गंदा क्यों बन रहा है ये। हम्म। हम्म। गिव मी 2 minutes। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, 90। आप एक बार ये कैंडल को ड्रॉ कर लो। आई एम कमिंग। ओके। वेयर इज माई स्क्रीन।
आप म्यूट हो शो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, सॉरी 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 सॉरी। हाँ, मैं म्यूट थी। हाँ, ठीक है, आपने ये कैंडल बना लिया? सबने बना लिया कैंडल? ठीक है, ओके। यस यस यस। ठीक है। चलो फिर इसको बस मैं समझाती हूँ। अभी देखो, ये एक रेड कैंडल बनी है, ठीक है। रेड कैंडल ये बनी थी, ये किसी भी एक्स, मान लो ये टीवीएस मोटर का एक स्टॉक है। तो टीवीएस मोटर जो हुआ था, तो वो सुबह में 9 बजे, नहीं, 9:15 में ओपन, कितने पे हुआ था? 100 रुपीज पे ये ओपन हुआ था, ठीक है। ये इसका ओपनिंग प्राइस है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक का ओपनिंग प्राइस, जितने पे वो ओपन होता है। तो सुबह में 9:15 बजे क्या हुआ कि टीवीएस मोटर ओपन हुआ, उसका प्राइस था 100 रुपए, ठीक है। फिर दिन के किसी भी समय में, मान लो 9:20 में ही, 9:15 में ओपन हुआ, और 9:20 में क्या हुआ कि ये ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, और ये 100 से 110 पे चला गया, 110 पे चला गया। और फिर वहां से ये फिर से बैक आ गया, और फिर ये किसी भी टाइम पूरे डे में, पूरे 6 आवर्स में, इन बिटवीन 9:15 to 3:30, इट नेवर वेंट टू 110, फिर से वो कभी भी नहीं गया। तो ये क्या हो गया, ये जो 110 का मार्क हो गया मेरा, ये मेरा उस पर्टिकुलर स्टॉक का हाई प्राइस हो गया, जो उसने दिन में एक बार टच किया था। बोलते हैं ना, इतने 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 का हाई लगाया है। तो हाई लगाया है मतलब ये वहां पे गया था, टच हुआ, और फिर वो वापस आ गया। क्यों वापस आ गया? क्योंकि वो उस प्राइस को रिटेन नहीं कर पाया। उसके लिए भी हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि वहां पे क्या हुआ कि जैसे ही वो 110 पे पहुंचा, बहुत सारे सेलर्स आ गए। मार्केट दो ही चीज का गेम है, एक तो उसमें बायर्स बैठे रहते हैं और एक सेलर्स बैठे रहते हैं। बायर्स जो हमेशा खरीदने के मूड में होते हैं, और सेलर्स जो हमेशा बेचने के मूड में होते हैं। एक बात और आप ध्यान रखो कि बायर्स कभी भी ना आपको, जब आप चार्ट ट्रेड करोगे ना, तो हमेशा लो प्राइस पे ही बायर्स दिखेंगे, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि नीचे नीचे में ही शेयर खरीदे, नीचे में ही शेयर खरीदे। और सेलर्स जो हमेशा मिलते हैं ना, क्योंकि हम लोग बेचते कब है? हाई प्राइस पे बेचते हैं, ठीक है। तो सेलर्स हमेशा हमें हाई प्राइस पे ही मिलेंगे, ऊपर की साइड में मिलते हैं सेलर्स, और नीचे की साइड में हमें बायर्स मिलते हैं। तो ये जो टीवीएस मोटर का स्टॉक था, ये सुबह में 9:15 बजे ये 100 रुपीज पे ओपन हुआ, ठीक है। ये 9:20 में चला गया 110, हाई लगाया इसने। और मार्केट के किसी टाइम में से 1 बजे ना, मार्केट में अगर आप कभी भी टाइम मिलेगा ना, आपको ध्यान से देखोगे तो 1 बजे ना बहुत सेलिंग आती है। नहीं भी तो उस टाइम अच्छा खासा मार्केट भी ना, तो 20-25 पॉइंट तो जरूर गिरता ही गिरता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में नहीं है तो। तो मान लो कि 1 बजे के आसपास या 12:30 के आसपास ये जो प्राइस था इसका 100, जो कभी सुबह में गया था, ये धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते ये 80 पे चला जाता है। लेकिन ये 80 पे जाता है तो ये रुकता नहीं है, मतलब कि ये 80 से नीचे नहीं जाता है, या 80 पे ही ये होल्ड नहीं होता है। ये 80 से फिर से एक बार वहां पे बायर्स आते हैं, वो बाय करना शुरू करते हैं, और फिर से ये बाउंस बैक, थोड़ा सा ये ऊपर आ जाता है। तो ऊपर आते आते जब 3:15 3:30 में मार्केट क्लोज होता है, तो ये 90 पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो अब इससे हमें क्या समझ में आया कि ये जो एक पर्टिकुलर शेयर था, टीवीएस मोटर, जिस हमने यहाँ पे लिया है, तो ये सुबह में 9:15 बजे 100 पे खुला। इसने अपने दिन में एक हाई लगाया प्राइस का, जिसका प्राइस था 110 रुपये। फिर ये एक उसने लो भी बनाया प्राइस का, जो था 80 रुपीज, और जब मार्केट क्लोज हुआ तो ये 90 रुपीज पे क्लोज हुआ। तो यहाँ पे बट ऑब्वियस है कि एक हम चीज क्या देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, कि सुबह में जब ये खुला था पापा, तो ये तो ज्यादा प्राइस पे खुला था, 100 पे खुला था। लेकिन जब ये बंद हुआ तो ये तो 90 पे बंद हुआ। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव में बंद हुआ, नीचे जाके बंद हुआ। तो जब भी कोई स्टॉक अपने प्रीवियस प्राइस से या ओपनिंग प्राइस से नीचे खुलती है या नीचे बंद होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेरिश मूवमेंट इन द प्राइस। वो बेयरिश मूवमेंट को शो करता है, और उससे क्या होता है, एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है। अगर यही इसका ऑपोजिट हुआ रहता, मान लो यही, अब इसको, ये ग्रीन कैंडल को टीवीएस मोटर मान लो, और ये सारे सारे को सारे को पलट दो। सारे तो नहीं पलट पाएंगे, थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा। देखो, अभी बुलिश कैंडल में क्या होता है, मान लो ये
ये कुछ अच्छा शेयर का नाम ले लो। मान लो ये मैंने रिलायंस लिया है, ठीक है। तो रिलायंस मेरा ओपन हुआ था 90 रुपीज पे, ठीक है। और रिलायंस ओपन हुआ, उसने 90 पे ओपन हुआ, और थोड़ी देर के बाद उसने लो भी लगाया, एक थोड़ा नीचे, थोड़ा सा डिप हुआ। 90 रुपीज पे ओपन होके वो 85 गया, और फिर से वो ऊपर आ गया। फिर पूरे दिन में वो धीरे 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 बायर्स आते गए, लोग खरीदते गए, तो धीरे 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 बनते बनते वो क्या हुआ कि 110 पे वो क्लोज हो गया। ये जो क्लोजिंग प्राइस है ना इसकी, मेरे को लिख ही देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये इसने 110 का, हम्म, रिलायंस मेरा ओपन हुआ था ये कितने प्राइस पे? 100 माना है हमने यहाँ पे, नहीं 100 माना है, 90 माना है ना, ठीक है। हमने माना है कि ये 90 रुपीज पे रिलायंस ओपन हुआ है। इसने एक लो लगाया है, जो लो का प्राइस है 85 रुपीज, 85 रुपीज, और इसने एक डे का हाई बनाया। हम लोग उसको डे हाई बोलते हैं क्योंकि पूरे दिन में वही हाई बनता है। दैट इज कॉल्ड द डे हाई। तो डे हाई रिलायंस मेरा कितना बनाया है ये, सोचो तो 120 का बना के आया है, घूम के आया है ये कितने रुपए पे, 120 से। थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक रिलायंस का शेयर है। उसने क्या किया कि वो ओपन तो हुआ था 90 रुपीज पे, ये नीचे भी गया, 85 पे भी आया, लेकिन पूरे दिन में बायर्स ने इसको खरीदा, ये एक्यूमुलेट होते गया। होते 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 उसने एक बार बीच में, कभी भी दिन के किसी भी टाइम टाइम में, लेट से 2 PM, 2 बजे, इसने 120 का एक बार हाई भी बनाया, और उसके बाद जब ये मार्केट क्लोज हुआ तो ये बंद हो गया मेरा कितना, 110 रुपए पे बंद हुआ। तो इसने क्या किया, ये छोटे प्राइस से ओपन हुआ था, नीचे से ओपन हुआ था, और ये क्या किया, ये धीरे 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 ऊपर जाके क्लोज हुआ। तो इसीलिए ये जो कैंडल की फॉर्मेशन हुई, ये कैंडल मेरा एक ग्रीन कलर का कैंडल बना। तो इस कैंडल को हम लोग बोलेंगे एक बुलिश कैंडल, एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। आई गेस कैंडल इज क्लियर टू एवरीवन। बहुत बच्चों जैसे समझाई हूँ, अभी सबको समझ में आ जाना चाहिए। यस यस। वेरी गुड, ठीक है। कैंडल समझ में आ गई। अभी इसके बाद का क्या है कि कैंडल्स हमें क्या करती है डिसीजन लेने में। अब किसी भी कोई भी हम स्टॉक को बाय करेंगे ना, अब उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें बहुत सारी, बहुत दिनों से रेड कैंडल ही बन रही है, तो हम उस कैंडल को कभी नहीं बाय करेंगे, कभी 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 नहीं बाय करेंगे। हमें कभी भी कैंडल कैंडल बोल रहे हो, कभी भी स्टॉक को बाय करना है तो जब उसमें ग्रीन कैंडल बनी हुई होगी तभी हम लोग बाय करेंगे। ये एक थंब रूल है बायर्स के लिए, मार्केट में हमेशा एक ग्रीन कैंडल मिलनी चाहिए बाइंग के लिए, अदरवाइज यू डोंट हैव टू बाय दैट पर्टिकुलर स्टॉक, वेट टू फॉर्म अ ग्रीन कैंडल इन अ डे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब कैंडल्स भी बहुत तरीके की बनती है, बहुत, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कैंडल। हैमर हो गया, डोजी हो गया, और फिर माराबूजू हो गया, सब डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंडल बनते हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने एक 2-3 स्टॉक का ना मैंने ये किया, क्या बोलते हैं, एनालिसिस किया, ठीक है। और उसको मैंने अपने पोर्टफोलियो में लगा के रखा कि ये सारे मेरे स्टॉक हैं। जैसे JSW इंफ्रा हो गया, लॉरस लैब हो गया, और एक हमने जो लिया था टीवीएस मोटर। मान लो मैंने तीन तीन स्टॉक को एनालाइज किया, ठीक है। तीनों में मैंने देखा कि ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, लेकिन एक जो फर्स्ट वाला स्टॉक था उसमें ऐसा ऐसा कैंडल बना है, छोटा सा ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है। जो मैंने दूसरे स्टॉक को एनालाइज किया तो उसमें देखा कि ऐसा कैंडल बना है, इसमें विक बहुत लंबी लंबी है, ठीक है। देखो ये दोनों की विक बहुत लंबी लंबी है, मतलब ऊपर जा तो रहा है लेकिन तुरंत नीचे आ जाता है। और ये क्या है, ये एक थर्ड कैंडल है जो मेरे तीसरे वाले स्टॉक में बनी हुई है। तो मैं किस कैंडल पे बाई करूंगी? बट ऑब्वियस है, थर्ड वाले पे ही बाई करूंगी, ठीक है। क्यों बाय करूंगी?
क्योंकि जितना बड़ा ग्रीन कैंडल उतना ज्यादा उस स्टॉक में पोटेंशियल है आपको ऊपर लेके जाने की, उसका प्राइस उतना ही स्ट्रांगली ऊपर जाएगा। ठीक है, लिखा है मैंने, इफ द कैंडल बॉडी इज ग्रीन बायर्स आर मोर इंटरेस्टेड। कैंडल की बॉडी ग्रीन होती है तो बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं ज्यादा, और अगर कैंडल की बॉडी रेड होती है तो इसका मतलब कि सेलर्स ज्यादा एक्टिव हैं। ठीक है, हमने बात की थी कि दो ही लोग होते हैं, बायर्स और सेलर्स। अब इसमें देखो विक छोटी है, इसका मतलब क्या है कि ये इसमें सेलर्स आए तो थे, लेकिन वो लोग ज्यादा देर तक इसको नीचे नहीं कर पाए। विक एक प्राइस रिजेक्शन को दिखाता है कि यहाँ पे ये गया तो था लेकिन बहुत देर तक वहां पे आ नहीं पाया। ठीक है, देखो यहाँ पे भी सेलर बैठा हुआ था, इसीलिए इसकी विक, मान लो ये 80 रुपए है तो ये कुछ 60 वाट पे आके बंद हुआ। यहाँ से यहाँ इसको कौन नीचे लेके आए, वो सेलर है, जो यहाँ पे गया तो प्राइस लेकिन उसको होल्ड नहीं होने दिया। ऊपर कौन बैठा रहता है, सेलर बैठा रहता है। सेलर ने उसको रुकने ही नहीं दिया, उस प्राइस को रुकने ही नहीं दिया, बोल रहा नहीं तू नीचे जा नीचे जा, तो नीचे आ गया। तो जब भी ऊपर से प्राइस अगर नीचे आ रही है, इसका मतलब कि वहां पे बहुत सारे सेलर्स एक्टिव हैं, इसीलिए वो प्राइस आ जा रही है। और कोई कैंडल अगर सेलर को मात दे के अगर बन जाती है, तो इसका मतलब कि वो बहुत ही स्ट्रांग कैंडल है और बहुत ही स्ट्रांग स्टॉक है हमारा। ठीक है, ये क्लियर हो गई कि अगर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारे स्टॉक में ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन, जो भी स्टॉक्स हैं उसमें, इसमें कंपेयर टू प्रीवियस वन, अगर दूसरे में अगर बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, ऑलवेज वी गो फॉर द सेकेंड वन जिसमें बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। ओके, फाइन। ऐसे ही रेड कैंडल के लिए भी है कि अगर रेड कैंडल, बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है, मतलब कि उस स्टॉक में बहुत मैसिव सेलिंग है, उस स्टॉक से हमें दूर ही रहना है, एकदम ही ध्यान नहीं देना है। इसमें प्राइस ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है लेकिन सेलर्स उसको एकदम नीचे तक लेके आ रहे हैं। तो कभी भी रेड कैंडल बने तो स्टॉक तो खरीदना ही नहीं है। इसके बाद क्या वेट करना है कि एटलीस्ट एक ग्रीन और बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए, तो एक और ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, तभी मैं इसमें बाय करूंगी, नहीं तो मैं नहीं करूंगी, मैं वेट करूंगी। रेड इज नॉट फॉर अस, हमें रेड पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना है रेड पे कब, जब हमें एग्जिट करना है। मान लो मैंने एक स्टॉक खरीदा था, उसमें ऐसी ग्रीन कैंडल बनी हुई थी वो उसमें, और मुझे प्रॉफिट हो रहा है। जब प्रॉफिट होते होते तक एक टाइम ऐसा आया कि एक ऐसी रेड कैंडल बन गई, मैं क्या करूंगी, मैं उसी टाइम नेक्स्ट डे जब ये रेड कैंडल बन जाएगी, तो मैं उसके नेक्स्ट डे ही इसमें से निकल जाऊंगी। क्यों, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा स्टॉक तो सही था, मुझे प्रॉफिट भी दिया, लेकिन अब इसमें सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। कोई भी चीज जो है वो मार्केट में जब ऊपर बढ़ती है तो वो सीधे ऐसा एकदम अप स्ट्रेट नहीं बढ़ती है, वो ऐसे बढ़ती है, वेवी फॉर्म में बढ़ती है। ऊपर जाती है फिर थोड़ा नीचे आती है, ऊपर जाती है फिर नीचे आती है। ठीक है, तो हमें हमेशा कैंडल स्टॉक्स को ग्रीन पे बाय करना है, और रेड कैंडल को अवॉइड करना है। रेड कैंडल का मतलब होता है कि एक वीक कैंडल है और हमारे स्टॉक भी वीक है। ठीक है, द नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेक्स्ट। हाँ, देखो, अब एक ही बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द डोजी कैंडल। अब डोजी कैंडल क्या होती है, देखो ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ना, ये जापानीज, इसमें सारे ना, ये जापानीज टेक्निक है तो सारे वर्ड्स भी जापानीज ही हैं। हम लोगों ने जो पढ़ा है, जो समझा है, उसमें ये समझ में आता है कि ये जो मेरा डोजी कैंडल है ना, इट्स अ कंफ्यूजिंग कैंडल, और ये बहुत जगह बनता है मार्केट में। और ये क्यों कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसमें क्या हो रहा है, बायर आया, बायर नीचे से आता है, ठीक है, यहाँ पे बायर आए, बायर स्टॉक को ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, फिर यहाँ पे ऊपर लेके गया, फिर सेलर आ गया। इसकी ऑलमोस्ट, इसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस है जो हमने पढ़ी थी कि किसी भी स्टॉक की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस जब ऑलमोस्ट सेम होती है ना, तो उसी तब वो डोजी कैंडल फॉर्म करती है। समझ में आया, डोजी कैंडल कब बनती है, जब स्टॉक में ओप की ओपनिंग प्राइस और
जो उसकी क्लोजिंग प्राइस है ऑलमोस्ट अगर सेम रहेगी तो एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन होता है। इसको इनडिसाइसिव कैंडल भी बोलते हैं, इनडिसाइसिव भी बोलते हैं, और ये कंफ्यूजिंग कैंडल भी होता है। और हम लोग कभी भी डोजी कैंडल को देख के डिसीजन नहीं लेते हैं। अगर ये है कि स्टॉक में ग्रीन डोजी बना है तो चलो बाय कर लेते हैं, नहीं, कोई मतलब नहीं है कि डोजी किस कलर का बना है। दिस इज इरिस्पेक्टिव ऑफ द कलर। डोजी को उसके कलर से नहीं हम लोग ये करते, जैसे हम लोग ने लास्ट स्लाइड में पढ़ा कि रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, डोजी का उसके कलर से कोई मतलब नहीं होता है। देखो मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए ना एक ये चार्ट भी लगाया है, ये एकदम ही रिसेंट का ही चार्ट है। इसमें देखो, इसमें बहुत सारा एरो दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे एरो में, एरो के ऊपर देखो, एक डोजी कैंडल बनी है, ये ग्रीन बनी है, ठीक है, ग्रीन है, उसके बाद भी मार्केट क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, गया नीचे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे रेड डोजी बनी है, रेड डोजी बनी है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल भी बनी है छोटी सी, फिर भी मार्केट नीचे गया, ठीक है। लेकिन ये देखो, ये जो तीसरा नंबर का है जिसपे अभी एरो भी नहीं लगा हुआ, ये जो यहाँ पे मेरा पॉइंटर है, ये भी एक डोजी बनी है, ऑलमोस्ट ऊपर नीचे ही है, लेकिन ये थोड़ी सी मतलब इसमें ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा नीचे के ही साइड ही है, ठीक है। ये एक डोजी बनी, यहाँ पे हम कोई डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन डोजी के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है, और वो भी अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है। अभी मैं कैसे बोल रही हूँ कि ये अच्छी ग्रीन कैंडल है, क्योंकि देखो इसमें ना ऊपर का जो ये इसका विक है, ऊपर का जो ये पार्ट है, वो बहुत ही छोटू सा है, मतलब कि इसमें सेलर्स बहुत कम है। तो अगर मैं यहाँ पे, ये जब कैंडल क्लोज हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पे इसके बाद एंट्री करूंगी नेक्स्ट डे, ये पहले मुझे बन जाने देना है। एक दिन मैंने देखा, मान लो मैंने जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का चार्ट देखा, मैं शाम को बैठी, मैंने देखा अरे यार आज तो डोजी बनी है, ठीक है, तो कल मैं इसमें कोई बाइंग नहीं करूंगी। कल मैंने पूरे दिन देखा इसको, तो कल जब शाम को बैठी तो देखा कि हाँ ये ग्रीन कैंडल तो यहाँ पे बनी हुई है, चलो नेक्स्ट डे देखते हैं। यहाँ पे भी मुझे बाय नहीं करना है, और क्योंकि आप वैसे भी उस दिन तो बाय करोगे नहीं। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है कि मैंने क्या देखा कि ये कल जो बनी थी, कल जहाँ पे ये स्टॉक बंद हुआ था उसके ऊपर इसने अपनी ओपनिंग दी है, ठीक है। तो मतलब कि ये एक पॉजिटिव साइन है, तो अब मैं इसमें अपनी एंट्री ले सकती हूँ। मैंने एक अपनी एंट्री ली, अच्छा खासा पॉइंट भी मूव हुआ। फिर फिर नेक्स्ट डे एक और डोजी बन गई। तो अब डोजी बन गई तो मुझे डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? क्योंकि अभी फिर से सेलर्स एक्टिव हो गए हैं, ग्रीन डोजी है लेकिन फिर से सेलर्स एक्टिव हो गए हैं। तो मैं क्या करूंगी कि जैसे ही या तो मेरा प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है तो मैं उसमें से बुक करके निकल जा रही हूँ, अगर नहीं आ रहा है तो मैं नेक्स्ट डे देखती हूँ कि ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो गया, मैं यहाँ पे ही अपना स्टॉक को क्या कर लूंगी, एग्जिट कर लूंगी, ठीक है। ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, इसके आगे के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। देखो अगर वेट करोगे तो फिर से ये ऊपर जाएगा, लेकिन यू नेवर नो, अगर ये डिप, ये जो छोटा सा जो डिप है ये बहुत बड़ा हो गया, तो मान लो मेरे बाइंग प्राइस के पे आ गया, तो मेरा तो रिवॉर्ड जो मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा ना, ठीक है। तो वैसे भी डोजी इज नॉट फॉर अ बाइंग एंड सेलिंग पर्पस। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग कैंडल है, इस पे हमें डिसीजन नहीं लेना है, बस इसको देखते रहना है। कभी कभी डोजी हेल्प करता है, लेकिन जब आप वो देखते जाओगे ना, तब आप खुद से निकाल लोगे कि कब वो हेल्प करता है, ठीक है। चलो डोजी हो गया। नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, एक मिनट। नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। शायद इंट्रो क्लास में या सेकंड क्लास में ही बताया था मैंने कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है। फिर से बताती हूँ, सपोर्ट क्या होता है कि जब कोई भी स्टॉक मान लो अपने हाई प्राइस पे है, वहां से वो गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर के वो एक सर्टेन पॉइंट आएगा जहां पे वो रुकेगा। मार्केट भी रुकती है, ऐसा तो नहीं है कि वो गिरते जाएगा, नेवर एंडिंग वो गिरते जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रुकती है वो, तो जिस प्राइस पे एक स्टॉक अपने आप को रोकती है, होल्ड करती है, दैट इज कॉल्ड द सपोर्ट ऑफ दैट स्टॉक। वो उस स्टॉक का सपोर्ट पॉइंट होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है,
इट इज ऑलवेज क्रिएटेड ऑन लो लेवल प्राइस। ये हमेशा कब बनता है? लो लेवल प्राइस। तो जाहिर सी बात है, ऊपर से वो गिर रहा है तो नीचे ही आ रहा है, तो नीचे के प्राइस पे ही बनेगी, ठीक है। इट होल्ड्स द प्राइस, ये प्राइस को रुकता है, मतलब फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होने देता है। अगर कोई स्टॉक है, जैसे अदानी जब गिर रहा था तो 3200 से वो गिरते 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 22 पे रुका था, 2200 पे वो रुका था। तो 2200 पे वो क्यों रुक गया, क्यों उसके बाद उसकी फॉलिंग रुक गई? क्यों? क्योंकि वहां पे बायर्स थे। सपोर्ट पे कौन बैठे रहते हैं? बायर्स बैठे रहते हैं। वो फिर से बाय करना स्टार्ट करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिमांड जोन आ जाता है। हर चीज का हर स्टॉक का डिमांड एरिया होता है, कि यहाँ पे सब लोग सोचते हैं कि यार ये ठीक प्राइस में मिल रहा है, चलो इट्स राइट टाइम टू इन्वेस्ट, इट्स राइट टाइम टू बाय। तो सपोर्ट क्या होता है? हमेशा नीचे के लेवल पे बनेगा, वहां पे बायर्स रहेंगे। और मान लो इन केस अगर किसी स्टॉक ने अपने बहुत दिन के प्रीवियस सपोर्ट को भी तोड़ दिया, तो मतलब सोचो उस स्टॉक में मैसिव सेलिंग आने वाली है। मतलब वो इतना अब गिरेगा कि अब वो दूसरे सपोर्ट पे ही जाके रुकेगा। जो उसकी सेकंड, इसके बाद की जो सेकंड इमीडिएट सपोर्ट होगी, वो वहीं पे जाके रुकेगा, नहीं तो और वो कहीं भी बीच में नहीं रुक सकता, चाहे मार्केट कितना भी पॉजिटिव हो जाए। तो एक मान लो आपके पास कोई स्टॉक है, और आप उसने उसको सपोर्ट पे ही खरीदा, लेकिन उसने अपने उस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया, तो समझो कि इट्स अ वीक स्टॉक। उसमें अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करा के आपको निकल जाना चाहिए, वेट नहीं करना। ये नहीं सोचना चाहिए अरे यार इसको तो मैंने सपोर्ट पे ही लिया था, अब यहाँ से तो इसको ऊपर जाना था। सपोर्ट से हमेशा कोई भी प्राइस ऊपर जाती है, बाउंस करती है क्योंकि उसको वहां पे ना स्ट्रेंथ मिलती है, तो वो वहां से ऊपर जाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपका स्टॉक सपोर्ट को तोड़ रहा है, तो इसका मतलब कि उसमें सेलिंग है और सेलर्स आ गए हैं, तो बेटर टू एग्जिट दैट स्टॉक। जस्ट लाइक दैट सपोर्ट जो कि लोअर लेवल पे बनती है, वैसे ही एक चीज बनती है रेजिस्टेंस, जो कि अपर के लेवल पे फॉर्म होती है। तो रेजिस्टेंस कौन क्रिएट करता है? रेजिस्टेंस के लेवल पे मैंने बोला ना, ऊपर कौन बैठे रहते हैं? बेचने के लिए कौन बैठा रहता है? सेलर। ठीक है। सेलर ऊपर के लेवल पे बैठा रहता है कि तुम आओ भैया, अब तो हम तुमको नीचे ही गिराएंगे। कुछ लोग होते हैं ना जो हमेशा हमें धक्का देने के लिए बैठे रहते हैं, तुम चढ़ोगी रुको हम तुमको गिराते हैं। तो जस्ट लाइक दैट वो सपोर्ट में भी, स्टॉक में भी ऐसा ही होता है। जबकि जब प्राइस बहुत उड़ने लगता है, मतलब ऊपर जाने लगता है, तो वहां पे सेलर बैठे रहते हैं कि अब कितना ऊपर जाओगे, अब तो तुमको गिरना ही है। तो रेजिस्टेंस फॉर्म हो जाती है। तो रेजिस्टेंस में क्या होता है कि स्टॉक अपने एक सर्टेन लेवल के ऊपर बार बार जा नहीं पाता है। कोई भी स्टॉक ले लो, मान लो बीपीसीएल है, 230 है उसका रेजिस्टेंस, तो वो 230 तक तो जाता है, लेकिन वो कभी भी अपनी क्लोजिंग देखो, स्टॉक मार्केट में या कभी भी बाय सेल करोगे ना, तो किसी भी स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उसने क्लोजिंग कहाँ दी है। मान लो 230 उसका रेजिस्टेंस है, और उसने 230 के ऊपर 1 रुपए भी अगर ऊपर उसने क्लोजिंग दी है ना, 231 पे भी दी है ना, तो वो हम लोग मानेंगे कि अच्छा कुछ तो बायर्स आए हैं यहाँ पे, और सेलर्स यहाँ पे वीक हो गए हैं, तो इसने 231 पे क्लोजिंग दी है। तो क्लोजिंग बहुत ही मैटर करता है कि आपका स्टॉक कहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो मान लो बीपीसीएल है, 230 पे जा रहा है, जा तो रहा है 230 पे, फिर से नीचे आ जाता है, 230 पे जाता है, फिर से नीचे। इट मीन्स क्या कि सेलर्स आर सिटिंग है, यहाँ पे सेलर बैठ रहे हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि स्टॉक को सपोर्ट पे खरीदा और रेजिस्टेंस पे बेच दिया, सपोर्ट पे खरीदा रेजिस्टेंस पे बेच दिया, इसमें अपना घूमते रहो। और जब भी ये स्टॉक, ये जो रेजिस्टेंस मैं बार बार बोल रही हूँ, किसी भी चीज को आप बार बार पुश करोगे तो वो क्या होगा? वो वीक हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस भी वीक होता है। 230 230 मैं बार बार उसको धक्का मार रही हूँ, एक ना एक दिन वो टूटने वाला है, उसको हम लोग ब्रेकआउट बोलते हैं। जिस दिन वो टूटेगा, दैट स्टॉक विल गिव यू अ हैंडसम हैंडसम रिटर्न। बहुत अच्छा वो रिटर्न देके जाने वाला है। लेकिन वैसे स्टॉक्स को हमें फिल्टर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अच्छा ये रेजिस्टेंस जो है इसने कितनी बार, कोई पर्टिकुलर स्टॉक है वो अपने रेजिस्टेंस को कितनी बार
किया है, 3 बार 4 बार अगर वो कर चुका है तो, बट ऑब्वियस है, बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि जब फिफ्थ या सिक्स टाइम वो अपने रेजिस्टेंस पे जाएगा ना तो जरूर उसको तोड़ देगा। कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है ना, जैसे जब सपोर्ट टूट सकता है तो रेजिस्टेंस टूट सकता है, और रेजिस्टेंस टूटेगा तभी तो कोई स्टॉक ऊपर जाएगा। ठीक है, अपना नया हाई बनाएगा या दूसरा पॉइंट बनाएगा, दूसरा जो प्रीवियस जो उसका क्लोजिंग है उससे वो ऊपर जाके क्लोज करेगा। ना सपोर्ट हमेशा के लिए होता है, ना रेजिस्टेंस हमेशा के लिए होता है। ठीक है, ये दोनों टूटते हैं। उसके लिए हमें वैसा प्लान करके आपको खरीदना होता है कि मुझे रेजिस्टेंस पे अगर मैंने सपोर्ट पे बाय किया है तो मेरा टारगेट ही स्टॉक का होता है कि जब ये रेजिस्टेंस पे जाएगा आई विल सेल इट एंड एग्जैक्ट, मैं इसको सपोर्ट पे कर दूंगी, रेजिस्टेंस पे सेल करके निकल जाऊंगी भैया बाहर, कि तू तोड़, इसको तोड़ के तू इस पे क्लोजिंग दे, फिर मैं उसमें री एंट्री करूंगी। ऐसा कोई कुछ भी नहीं है कि एक स्टॉक को जो खरीद लिया उसमें हम लोग री एंट्री नहीं कर सकते, री एंट्रीज भी होती हैं। ठीक है, तो एक बार रीड कर देती हूँ। When a stock continues fall, fails to maintain its price on higher level is called its resistance। हमेशा हायर लेवल पे जब अपने वो प्राइस को मेंटेन करने के लिए स्टॉक को कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाता है तो उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, हायर साइड में होता है, अप साइड में रहेगा, और ये हमेशा स्टॉक को रोकता है ऊपर जाने के लिए। अब मैंने बताया था कि क्या हुआ था कि रेजिस्टेंस कौन क्रिएट करता है, तो सेलर्स क्रिएट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो किसी भी स्टॉक का या मार्केट का हम लोग कहाँ चेक करते हैं, तो हम लोग डेली कैंडल पे चेक करते हैं। आप सबको याद होगा डेली कैंडल क्या होती है, जो टाइम फ्रेम में डेली वन डे आता है उसको डेली कैंडल बोलते हैं। अब देखो ये एक स्टॉक है, कोई सा भी स्टॉक मान लो इसको, ये एक स्टॉक है, ये बहुत दिन से गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा था, गिर रहा था, फिर ये यहाँ पे इसने एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया, इसकी जो कैंडल की विक है ये यहाँ से बाउंस हो गई, फिर इसने एक और ग्रीन कैंडल का फॉर्म किया, यहाँ पे आई ये टच की, और फिर ये यहाँ से बाउंस हो गई। मतलब उसने इस लाइन को नहीं तोड़ा, ये जो कैंडल का लो है नीचे वाला उसने इसको नहीं तोड़ा। इसका मतलब कि ये इस स्टॉक का क्या बन गया, ये बन गया सपोर्ट। क्या बना ये, सपोर्ट बन गया। ठीक है, चलो मैं एक दिखाती हूँ आपको। देखो, जैसे ये जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का चार्ट है, ये रिसेंट का ही चार्ट है, इसमें देखो मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क किया है, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी है जिसका विक नीचे तक है, ये, तो ये पार्ट इसका सपोर्ट हो गया। प्रिया जी इंटरेस्टिंग, हाँ इंटरेस्टिंग है, टेक्निकल इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू विल लव इट। जैसे जैसे आगे करोगे और अच्छा लगेगा। ठीक है, अभी देखो अभी रेजिस्टेंस क्या है, अभी ये इसकी प्राइस है 337। अभी ये एक बार इसने कोशिश करी, दूसरी बार अभी 337 भी नहीं गया तो उसके नीचे से ये बैक हो गया। ठीक है, ये तीसरी बार देखो यहाँ पे 337 भी नहीं जा पाया, मुझे लग रहा है 327 गया होगा, वहां से ही नीचे आ गया जबकि ग्रीन कैंडल बनाई थी। उसके बाद इसमें देखो कितनी मैसिव सेलिंग आई। मतलब कि ये नहीं है कि रेजिस्टेंस ऊपर है तो हमेशा 337 पे ही रहेगा, वो सेलर्स फिर धीरे धीरे नीचे भी आने लगते हैं कि अभी 337 पे सेल किया, अभी इसके नीचे भी सेल करूंगा, तो वो 2-4 पॉइंट का ऊपर नीचे होता है, तो वो हमें कैंडल देख के और टाइम टू टाइम पता चलता है। मैं सोच रही थी कि आज आप लोग को काइट थोड़ा दिखा दो, तो फिर स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड, मैं दूसरा स्क्रीन शेयर करती हूँ, एक बार बस ऐसे ही काइट दिखाती हूँ। काइट नहीं, नहीं, गिव मी अ मोमेंट, काइट कहाँ गया। हम्म,
देखो, अभी सबको स्क्रीन दिख रही होगी। ये ना जीरोधा का प्लेटफॉर्म है, काइट। ठीक है। तो इस पे मैंने कोशिश की है दिखाने की। ये तो मैं डोजी दिखा रही थी। इसके बाद सपोर्टर रेजिस्टेंस दिखाती हूँ। चलो, ये JSW, चलो लॉरेस लैब का देखते हैं सपोर्टर रेजिस्टेंस कहाँ है। लॉरेस लैब पे क्लिक किया, और ये जो है ना अपना ऐसा विगली विगली, इसको क्लिक करोगे ना तो ये चार्ट ओपन हो जाएगा। तो ये लॉरेस लैब का चार्ट ओपन हो गया। और ये इसका, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये चार्ट पॉप आउट हो जाएगा, एक अलग विंडो में ओपन होगा। ठीक है। यहाँ पे आ गए। देखो, अब यहाँ पे आए तो हम लोग देख सकते हैं, सपोर्ट भी देख सकते हैं और रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं। ये मैंने 1 डे का चार्ट लगाया है। 1 डे, यहाँ पे टाइम फ्रेम में गई, और यहाँ पे मैंने 1 डे का चार्ट लगा के रखा हुआ है। ठीक है। इसको थोड़ा ऐसा छोटा कर देंगे तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत दिन का दिख जाएगा हमें। अभी देखो, मैं इस पे ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। आप लोग अभी बस देखना कैसे ड्रॉ किया है, फिर नेक्स्ट टाइम सिखा दूंगी कि आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, बस मैं बता रही हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। यहाँ से मैंने एक हॉरिजेंटल बार लिया। ठीक है। जहां पे प्राइस, पहले तो मैं ऊपर वाले पे जाऊंगी, जहां से ये रिटर्न हुआ है, तो मतलब ये इसका सबसे ही बड़ा रेजिस्टेंस है। पहला ये पहला नहीं, ये तीसरा रेजिस्टेंस होगा। अभी देखो, अभी ये प्राइस अभी इसकी 603 चल रही है। ठीक है। 603 चल रही है, 3 चल रही है। अभी ये ऊपर जाएगा, कब तक ऊपर जाएगा? यहाँ पे देख रहे हो विक बनी है, बहुत बड़ी विक बनी है। विक इज इक्वल टू सेलर। विक का मतलब है सेलर। तो यहाँ पे सेलर आया था, तो सेलर आया तो सेलर किस प्राइस तक, किस प्राइस से सेलर ने सेल किया है, तो वहां पे हम लोग लेके जाएंगे और यहाँ पे बस क्लिक कर देंगे। तो ये बन गई हमारी 618। 618 एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है। अभी ये देखो, अभी ये ऊपर जाएगी, ये 618 तो जाएगी। अब इसका सपोर्ट मार्क करते हैं। अब इस प्राइस का सपोर्ट कहाँ होगा? जहां पे 2 और 3 कैंडल कम से कम रुकते हुए दिखने चाहिए। तो एक सपोर्ट इसका हमें यहाँ पे दिख रहा है। देखो, ये वाली पॉइंट अगर मैं लूँ तो, ये वाली पॉइंट लेती हूँ। देखो, यहाँ पे ये वाली कैंडल रुकी है, और यहाँ से ये दोनों कैंडल भी ऊपर गई है। एक ये सपोर्ट हो गया। दूसरा, देखो यहाँ से भी ये कैंडल ऊपर ऊपर उठी है, तो दूसरा हम इसे भी सपोर्ट ले लेंगे। और अगर बहुत दूर तक देखोगे, इसलिए मैंने इसको छोटा किया था, तो यहाँ से ये वाली कैंडल ने भी ऊपर उठाया, तो ये भी एक मेरा सपोर्ट हो गया। और देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स है। एक और ये भी सपोर्ट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ से प्राइस जो है मेरा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे गया था। सेलर्स ने कोशिश तो की थी, लेकिन बायर उसको ऊपर लेके गए थे, तो ये भी एक सपोर्ट रहेगा। अब देखो मैंने क्या किया, सपोर्ट भी बना लिया और रेजिस्टेंस भी बना लिया। तो अभी लॉरेस लैब है, तो ये ऊपर कितना तक जा सकता है? ऊपर अभी ये 603 पे आज ये क्लोजिंग दी है इसने। हालांकि ये निगेटिव क्लोजिंग है, क्योंकि ये सुबह में पॉजिटिव में 610 पे ओपन हुआ था, लेकिन ये इसने रेड कैंडल बनाई है, मतलब 6:10 पे ओपन हुआ और 6 पे ये बंद हो गया, 3 पे बंद हुआ ये। तो ये नेगेटिव है, लेकिन फिर भी कल परसों या कमिंग डेज में ये कहाँ तक जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी है? तो दैट इज 600। बताओ, चलो सब लोग लिखो चैट बॉक्स में, कितने पे बंद, कब कहाँ तक जाएगा? इसका टारगेट क्या होगा? स्टॉक कहाँ तक जाता है? स्टॉक अपने रेजिस्टेंस तक जाता है, वो उसका टारगेट होता है। यहाँ पे क्या टारगेट है? लेट मी नो, फटाफट फटाफट। कहाँ तक जा रहा है? चार्ट देख पा रहे हो ना? मैंने स्टॉप शेयरिंग नहीं किया है। एवरीवन कैन सी, दोज हु कैन सी एंड अंडरस्टैंड, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स कि टारगेट क्या होगा। टारगेट वही होता है ना जहां तक स्टॉक जा सकता है। तो कहाँ तक जाएगा? अपने पहले रेजिस्टेंस तक जाएगा। 3 न्यू मैसेजेस आई गॉट। या 646, 646, 646। सबने गलत दिया, सबने गलत आंसर दे दिया। अरे भैया, इतनी जल्दी नहीं है। देखो, 646 तो जाएगा वो,
बट ऑब्वियस है वो 646 जाएगा। मैंने लेकिन क्या बोला, 646 के पहले भी एक लाइन ड्रॉ की है, दिस वन। ये लाइन ड्रॉ की है, क्यों ड्रॉ की ये लाइन मैंने? क्योंकि देखो यहाँ से कितनी बार प्राइस, स्टॉक का प्राइस नीचे आया है। यहाँ था तब भी नीचे आया, यहाँ था तब भी आया, देखो यहाँ था तब भी आया। कितनी बार उसने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डेज वो स्टॉक इसी जोन में था और उसने 618 के प्राइस को वो क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद क्या हुआ, ये देखो एक मैसिव फॉल हुआ, मैसिव फॉल, बहुत दिन से वो ट्राई कर रहा है, नहीं तोड़ पाया, तो वो नीचे आ गया, फिर गिरा गिरा, फिर वो अपने सपोर्ट पे आया, फिर ऊपर गया ऊपर गया। इस बार तो वो यहाँ पे भी नहीं पहुंचा, फिर से फॉल आया, फिर सपोर्ट पे पहुंचा, फिर धीरे धीरे उठते उठते उसने 618 पे एक बार ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, तब ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर आया, फिर ये ऊपर जा रहा है। तो अब ये ऊपर जाएगा तो ये पहले इसके लिए ये रेजिस्टेंस बन जाएगा ना, दिस वन। 619.39 will be the resistance for this stop. Everyone getting my point? Wait a moment.